सब? किसकी डायरी है ये? और यदि किसी की निजी डायरी है तो यहाँ क्यों रखी है? नेहा के दिमाग में कई सारे सवाल एक साथ पैदा हो गए, जैसे मूर्ति का ही प्रतिबिंब हो। नीचे लिखा है, बदन के दोनों किनारों से जल रही हूँ मैं, कि छू रही हूँ तुझे और पिघल रही हूँ मैं। नेहा को इतना तो समझ में आ गया है कि यह डायरी किसी स्त्री की है, मगर किसकी? उत्कंठित मन से उसने पन्ना पलटा। अगले पन्ने पर फिर एक रेखा चित्र है। नेहा ने डायरी बंद कर टेबल पर रख दी, जैसे किसी निषिद्ध क्षेत्र में गलती से प्रवेश करने के बाद कदम वापस खींच ले कोई। कुछ देर तक टेबल पर रखी डायरी को देखती रही, फिर कुर्सी से उठकर बालकनी की तरफ बढ़ गई। किसी की तरफ देख रही है। जैसे ही नेहा की नजरें उस स्त्री से मिली तो उस स्त्री के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। प्रत्युत्तर में नेहा भी सौजन्यतावश मुस्कुरा दी। नेहा ने देखा वो स्त्री 30-35 वर्ष की है, सफेद ब्लाउज के साथ गहरे हरे रंग की साड़ी पहने हुए है। नमस्ते। नेहा का अवलोकन स्त्री द्वारा किए गए अभिवादन टूटा। नमस्ते। नेहा का अवलोकन स्त्री द्वारा किए गए अभिवादन से टूट गया। जी नमस्ते। नेहा ने मुस्कुराते हुए अभिवादन का उत्तर दिया। इंदौर से आई हैं ना आप? स्त्री ने बात को आगे बढ़ाया। जी, मैं इंदौर से आई हूँ। और आप? नेहा ने उत्तर के साथ प्रश्न भी किया। मैं वैसे तो भोपाल की हूँ, पर अब तो यहीं की हूँ। उस स्त्री ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम नेहा है। मैं अपनी कंपनी की तरफ से इस हवेली को देखने आई हूँ। हमारी कंपनी इस होटल को टेक ओवर करना चाहती है। नेहा ने अपना परिचय दिया। जी, मुझे पता है। मुझे होटल के स्टाफ ने बताया था आपके बारे में कि आपकी कंपनी इस होटल को खरीदने वाली है। चलिए, अच्छा है। आपकी कंपनी खरीद लेगी तो हवेली बच जाएगी। उस स्त्री ने कुछ ठहरे हुए स्वर में कहा। आप? नेहा ने अपने प्रश्न को हवा में छोड़ दिया। ओह सॉरी, मैंने अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम सुजाता है। मैं इतिहास पढ़ाती हूँ, इतिहास खोजती भी हूँ, इसलिए अक्सर यहाँ आती रहती हूँ। हमेशा यहीं ठहरती हूँ। दिन भर इतिहास की खोज में भटकती हूँ, रात को लौट आती हूँ। हाँ, इस बार मुझे अपना पसंदीदा स्वीट नहीं मिल पाया, क्योंकि वो आपके लिए बुक था। मैं हमेशा उसी में ठहरती हूँ। और हाँ, ड्राइवर और कार भी इस बार आपके कारण मुझे नहीं मिल पाए। मुझे बाहर से हायर करने पड़े। उस स्त्री ने कुछ अपनेपन से शिकायत की। सॉरी सुजाता जी, मेरे कारण आपको परेशानी हुई इस बार। नेहा ने विनम्रता पूर्वक कहा। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे तो खुशी है कि आपकी कंपनी इस होटल को खरीद रही है। नहीं तो मुझे लगता था कि ये जल्दी ही मुझे किसी नए होटल की तलाश करनी पड़ेगी। उस स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा भी बस मुस्कुरा दी। वहाँ बुक शेल्फ में कोई डायरी है अभी भी? नेहा ने कुछ नहीं कहने पर उस स्त्री ने पूछा। जी है। नेहा ने कुछ आश्चर्य के साथ उत्तर दिया। आपने पढ़ी? स्त्री ने प्रश्न किया। बस खोली ही थी। शुरू के 3-4 पेज पढ़े। किसी की पर्सनल बातें लिखी हैं और थोड़ी अजीब सी बातें हैं, इसलिए आगे पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाई। नेहा ने उत्तर दिया। ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने तो पूरी पढ़ी है। अच्छी है, आप भी पढ़िए। आप पढ़ लेंगी तो फिर बात करेंगे उस पर। किसी भी किताब को पढ़े बिना उसे खारिज कर देना ठीक नहीं है। उस स्त्री ने कुछ गंभीर स्वर में कहा। नेहा कुछ उलझन में रही, कोई उत्तर नहीं दिया। कल दिन में तो आप खजुराहो जाएंगी। आज रात पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, फिर कल रात को बात करेंगे उस पर। उस स्त्री ने नेहा को चुप देखकर कहा। जी, आप कह रही हैं तो आज रात सोने से पहले पढ़ने की कोशिश करूंगी। पता नहीं कितनी पढ़ पाती हूँ। आदत छूट गई है पढ़ने की। नेहा ने उत्तर दिया। आदतें छूटती नहीं हैं, बस होता यह है कि नई आदतों के पीछे पुरानी आदतें छिप जाती हैं, दब जाती हैं। जरा कुरेदो तो राख में से चिंगारी चमक उठती है। उस स्त्री ने कहा। नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। सोच रही होगी तुम कि न जान न पहचान, बस मैं आदेश दिए जा रही हूँ। क्या करूँ, एक तो शिक्षक हूँ
और दूसरा तुमसे 5-6 साल बड़ी भी हूँ। उस स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब एक आदेश और ले लो, कमरे में जाकर खाना ऑर्डर कर दो, नहीं तो बचा कुछा ही मिलेगा। इस होटल की सबसे बड़ी समस्या है खाना। तुम्हारी कंपनी जब टेक ओवर करे तो सबसे पहले इसी समस्या को दूर करना। उस स्त्री ने कुर्सी से उठते हुए कहा। स्त्री ने अचानक ही नेहा को आपकी जगह तुम कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया। रात को खाना खाने के बाद जब नेहा सोने के लिए बिस्तर पर आई तो उस डायरी को भी साथ ले आई। शाम को जहाँ तक डायरी को देख चुकी थी उसके आगे का पन्ना खोला। 3-4 पन्नों में रेखा चित्र बने हैं। कुछ विचित्र से रेखा चित्र, रेखाएं, वलय, त्रिकोण और बिंदुओं को एक दूसरे में गूंथ कर बनाए गए रेखा चित्र। हर रेखा चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर है। पन्ना पलट दिया। एक बार फिर बायां पन्ना खाली है, मगर दायां पन्ना सुंदर हस्तलिपि से लिखी हुई इबारत से भरा हुआ है। नेहा ने पढ़ना शुरू कर दिया। हर बार एक अधूरापन छूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे अब यही अधूरापन नियति बन चुका है। हर बार मंजिल से 2 कदम दूर ही सफ़र समाप्त हो जाता है। कितनी रातें उस मंजिल के पत्थर को छूने की उम्मीद में गुजर चुकी हैं और आगे भी जाने कितनी इसी तरह बीतनी हैं। वही सन्नाटा, वही सूनापन और वही अधूरापन। अंत में दामन में लिए लौट आती हूँ। पूरा पन्ना पढ़ने के बाद नेहा कुछ देर को सोचती रही। फिर उसने पन्ना पलट दिया। दायां पन्ना फिर पिछले पन्ने की तरह इबारत से भरा हुआ है, लेकिन इस बार कुछ बोल्ड अक्षरों में इबारत का एक शीर्षक भी है। दुनिया का सबसे अपवित्र शब्द पवित्र है। शीर्षक को 2-3 बार लिखकर बोल्ड किया गया है और नीचे अंडरलाइन भी है। पहला पन्ना पढ़ने के बाद नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि लिखने वाला क्या लिखना चाह रहा है, मगर अब इस दूसरे पन्ने ने कहानी को थोड़ा खोल दिया है। नेहा ने उत्सुकता से अगला पन्ना खोला। प्यास बढ़ती जा रही है, बहता दरिया देखकर, भागती जाती हैं लहरें ये तमाशा देखकर। क्या अजब खेल है कि हमारे आसपास कितने ही दरिया बह रहे हैं, मगर हमसे कहा गया है कि नहीं, नियम है कि तुमको बस एक ही दरिया से पानी पीना है, एक ही दरिया में बहना है। क्या सितम है कि हमारा ही दरिया सूखा पड़ा है। हमारी प्यास बढ़ती ही जा रही है। जब भी खजुराहो से लौटती हूँ तो अपने अंदर एक बागी मन लेकर लौटती हूँ, मन जो हर प्रतिमा को साकार देखना चाहता है, साकार करना चाहता है। इन मूर्तियों में सबसे ज़्यादा आकर्षित मुझे जो एक बात करती है वो है इन मूर्तियों के चेहरे पर का आनंदमय उल्लास। कैसा अद्भुत उल्लास है उन चेहरों पर। मेरा मन उसी उल्लास में डूबना चाहता है। कल QH दरिया के पास आई तो मेरे मन ने किया कि कैसा खूबसूरत दरिया है, इसका पानी तो तमाम उम्र की तृष्णगी को मिटा देगा। मन ने कहा पैर बढ़ा और उतर जा दरिया में, मगर फिर दिमाग ने ऐन मौके पर आकर रोक दिया कि नहीं, ये तो गुनाह है। दरिया बहता हुआ चला गया और मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई। इन दिनों यह दरिया मेरे आसपास से होकर ही बहता है और मैं बस बैठी हुई देखती रहती हूँ। डायरी पन्ना दर पन्ना अपने आप को खोल रही है। उसका रहस्य धीरे धीरे उजागर हो रहा है। नेहा सोच रही है कि आखिरी बार कब उसने और विनय ने। इन दिनों सब कुछ तो औपचारिक सा होकर रह गया है। महीनों बीत जाते हैं बीच में। डायरी लिखने वाले की तरह उसका मन भी तो भटकता है। पुरुष देह यष्टियाँ उसे भी इसी तरह अपनी तरफ खींचती हैं। कितनी ही बार उसने भी तो शायद ऐसा ही सोचा है, मगर हर बार डायरी ने जैसे उसके अंदर की रखी एक बंद डायरी को भी खोल दिया है। नेहा ने डायरी का अगला पन्ना खोल लिया। यहाँ दाएं पन्ने के सबसे ऊपर एक विचित्र सा रेखा चित्र बना है, जिसमें कुछ तितलियां हैं जिनके पंख आधे अधूरे हैं। रेखा चित्र के नीचे बहुत से बिंदु हैं और नीचे अंडरलाइन करके लिखा है,
ऐसा लग रहा है कि यह सब एक सपना है। मैं चाह कर भी सपने को थाम नहीं पा रहे। तितलियां हवा में घुल रही हैं, मोर पंख धुआं हो रहे हैं। कमरे में अचानक बह आया दरिया हवा के झोंके की तरह चला गया है। मैं फिर अकेली रह गई हूँ। पूरा पन्ना पढ़कर नेहा ने डायरी के खुले हुए हिस्से में अपनी उंगली रखकर डायरी को बंद कर दिया। आज जब डीएस दरिया ने हवा के झोंके की तरह अचानक कमरे में प्रवेश किया तो कमरे की फिजा एकदम से बदल गई। ऐसा लगा जैसे रेगिस्तान के बीचों बीच तपती धूप में बने हुए इस कमरे में अचानक फूल ही फूल खिल गए हैं, तितलियां उड़ने लगी हैं। लेकिन ये सब एक सपना है। मैं चाह कर भी सपने को थाम नहीं पा रही हूँ। पूरा पन्ना पढ़कर नेहा ने डायरी के खुले हुए हिस्से में अपनी अंगुली रखकर डायरी को बंद कर दिया। डायरी पर सिर टिकाकर सोचने लगी, इन यात्राओं में कितनी ही बार उसे भी तो लगता है कि कभी कोई एक रात अपने लिए भी जी ले। 6 महीने पहले जब कंपनी के काम से दिल्ली गई थी तो रात के समय कमरे में खाना लेकर आए उस सुंदर नौजवान वेटर को देखकर उसने भी तो ऐसा ही कुछ सोचा था जैसा इस डायरी में लिखा है। हम क्यों आगे बढ़कर थाम नहीं पाते अपने सपने को? क्यों रुक जाते हैं? नेहा डायरी पर सिर टिकाए सोच रही है कि क्या विनय के साथ भी ऐसा ही कुछ होता होगा? क्या उसके अंदर भी कहीं किसी को देखकर ऐसी ही चाहतें जन्म लेती होंगी? डायरी को फिर से खोलकर नेहा ने अगला पन्ना खोल लिया। दो दरिया भी जब आपस में मिलते हैं, दोनों अपनी अपनी प्यास बुझाते हैं। आज सब डोरियां खोल दी। बहने के लिए सबसे ज़रूरी है डोरियां खोल देना। इंसान तो क्या, हवा की भी आवाज़ नहीं, आहट नहीं। और ऐसे में क्यूएच दरिया मेरे कमरे में बह आया। मैं कुछ देर दरिया को देखती रही, फिर बिना कुछ सोचे समझे दरिया की लहरों में कूद गई। दरिया कुछ देर तक तो हैरत में रहा, फिर धीरे धीरे उसकी लहरों की रवानगी मुझे अपने साथ लेते हुए बहने लगी। उफ, क्यों इतने दिनों की देर की मैंने? क्यों नहीं पहले हिम्मत की? दरिया की लहरों में जो वेग था उसी की तलाश थी शायद मुझे। इस स्पर्शों की बूंदें कहाँ कहाँ गिरी अब तो याद भी नहीं मुझे, पर इतना याद है कि हर उस जगह पर गिरी जहाँ मैं चाहती थी। उस दरिया की लहरों की छुअन हर उस जगह तक गई जहाँ बरसों से कोई नहीं गया था। और फिर जैसे कई युगों के बाद मेरे अंदर खजुराहो विस्फोट हुआ। मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं वर्षा ऋतु की पृथ्वी की तरह हरी हो चुकी हूँ। जैसे युगों बाद मैंने इस हरेपन को महसूस किया। नेहा ने बेचैन होकर डायरी को बंद कर दिया। उसे लगा जैसे उसका गला सूख रहा है। नेहा पलंग से उठी और कमरे में रखी टेबल पर रखी पानी की बोतल से ग्लास में पानी डालने लगी। पानी लेकर वो झरोके की तरफ बढ़ गई। झरोके के बाहर रात निशब्द बह रही है। झरोके में खड़े होकर नेहा पानी पीती रही। कुछ देर बाद वापस लौट आई। पलंग पर आकर नेहा ने एक बार फिर डायरी को खोल लिया। जहाँ छोड़ा था वहाँ से अगले पन्ने पर पढ़ना शुरू कर दिया। आज फिर मुझसे कहा दरिया ने, क्या इरादा है, बहा ले जाऊं? क्यूएच दरिया बार बार मेरी रूह के रास्ते से होकर बह जाता है इन दिनों। हर बार यह सफ़र एक विस्फोट के साथ समाप्त हो जाता है। इन दिनों जब मैं क्यूएच के साथ परवाज़ भरती हूँ तो मुझे पता चलता है कि आसमान कितना विस्तृत है, उससे कहीं ज़्यादा विस्तृत जितना देखने के लिए हमें बाध्य रखा जाता है। उड़ना और बहना जीवन में बहुत ज़रूरी है। क्यूएच दरिया ने मुझे एक बार फिर जीवन से भर दिया है। मैं बह रही हूँ, बहती ही जा रही हूँ। दिशाओं को पता नहीं, पर दिशाएं याद रखने की अब इच्छा भी नहीं है। बहते ही रहना चाहती हूँ इसी तरह। क्या है ये सब? किसने लिखा है ये? यह सब सच है या केवल किसी की कल्पना ही है? कुछ देर तक नेहा अपने विचारों में खोई रही, फिर उसने पन्ने को पलट दिया। नीचे लिखा हुआ है,
मैं प्रेम में नहीं हूँ, मैं इस समय देह में हूँ। प्रेम जैसा कुछ नहीं होता, बस देह होती है। लेकिन क्या होगा जब मेरे दरिया को पता चलेगा कि मैं दूसरे दरियाओं से भी गुजरती रह रही हूँ? शायद वह मुझे समाप्त ही कर देना चाहे। भूल जाएगा कि मैंने उससे कभी नहीं पूछा कि वो कहाँ कहाँ से गुजरता रहा है। इन दिनों मैंने सोचना बंद कर दिया है और बस जी रही हूँ उस समय को जो मेरे हिस्से में आया है, जिसमें कई स्थगित सपनों को मेरी आंखें फिर से देख रही हैं। मुझे नहीं पता यह समय मेरे हिस्से में कब तक है, लेकिन अभी नहीं सोचना चाहती, बस जीना चाहती हूँ। अगर यह मेरा अंत है तो अंत के पहले भरपूर जीना चाहती हूँ। मैं मरते हुए जीना नहीं चाहती, जीते हुए मरना चाहती हूँ। नेहा ने आखिरी पंक्ति को 3-4 बार पढ़ा। मैं मरते हुए जीना नहीं चाहती, जीते हुए मरना चाहती हूँ। उस पंक्ति पर अपनी उंगलियां फिराती रही, फिर डायरी को उल्टा कर अपने सीने पर रख लिया। अगले दिन खजुराहो के लिए निकलते हुए देर हो गई नेहा को। रात में देर तक डायरी पढ़ती रही, इसलिए सुबह देर से नींद खुली। खजुराहो में नेहा को बस एक सर्वे करना है। वहाँ जो होटल हैं वे क्या फूड सर्व करते हैं, उनके टैरिफ प्लान्स क्या हैं और गेस्ट को क्या सुविधाएं वे प्रदान करते हैं। अपना असली परिचय दिए बिना बात करनी है। होटल के कर्मचारियों से, पर्यटकों से और हर उस व्यक्ति से जिससे जानकारी मिल सकती है। सर्वे के लिए ज़रूरी है। मैडम, पहले किस मंदिर पर जाना है? ड्राइवर ने कुछ अदब के साथ पूछा। ड्राइवर 27-28 साल का युवक है। नहीं मियाँ, किसी मंदिर नहीं जाना है, हमको कुछ होटल्स में जाना है। शाम तक समय बचा तो एक आध मंदिर पर जाकर कुछ टूरिस्ट से बातें कर लेंगे, नेहा ने उत्तर दिया। होटल के ड्राइवर को होटल के सारे कर्मचारी मियाँ कहते हैं, इसलिए नेहा भी कल से वही कहकर पुकार रही है। दिन भर नेहा खजुराहो की होटलों के चक्कर काटती रही। हर जगह थोड़ा कुछ ऑर्डर कर मंगवाती और खाती रही। जहाँ संभव हुआ वहाँ अपने आप को टूरिस्ट बताकर होटल के कमरे भी देखे। होटल के कर्मचारियों से बातों बातों में जानकारियाँ लेती रही। वापस गाड़ी में आकर अपनी डायरी में सब कुछ नोट कर लेती। शाम होने से पहले उसका काम पूरा हो गया। कुछ पर्यटकों से बात करने के लिए किसी मंदिर जाना ज़रूरी है, इसलिए उसने मियाँ को किसी ऐसे मंदिर चलने को कहा जहाँ ज़्यादा पर्यटक आते हों। मियाँ ने कार को कंदारिया महादेव मंदिर की तरफ मोड़ दिया। कल रात पढ़ी हुई डायरी के बाद खजुराहो एकदम नए रूप में नेहा के सामने आ रहा है, जैसे उस डायरी ने इन मंदिरों, इन मूर्तियों को डिकोड कर दिया हो नेहा के लिए। मंदिर की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति, जिसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों अपने एक एक पैर पर खड़े हैं तथा दूसरे पैर को एक दूसरे की कमर का पाश बनाकर लपेटा हुआ है, देखकर नेहा ठिठक गई। मूर्ति में स्त्री और पुरुष की भंगिमाओं को देखती रही। स्त्री किसी नाव की तरह है और पुरुष उसे दरिया की तरह अपनी लहरों के सहारे संभाले। नेहा को फिर डायरी की याद आ गई। याद आया कि इसी मूर्ति का एक रेखा चित्र डायरी के शुरू के पेजों पर बनाया हुआ है। नेहा वहीं रुकी हुई है, नज़र मूर्ति पर है, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है। कुछ देर बाद जब नेहा को याद आया कि मियाँ भी उसके पीछे चल रहा है और वो नेहा को इस मूर्ति में उलझे हुए देखकर पीछे रुका हुआ है, तो नेहा हड़बड़ाकर आगे बढ़ गई। रात का खाना खाकर कॉफ़ी का मग लेकर जब नेहा झरोके में आई तो देखा कि सुजाता पास वाले झरोके में नेहा के झरोके की तरफ कुर्सी रखकर बैठी हुई है। नेहा की तरफ ही देख रही है। नमस्ते सुजाता जी, नेहा ने सुजाता से नज़रें मिलते ही कहा। नमस्ते नेहा, कहो कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? सुजाता ने मुस्कुराते हुए कहा। बस ठीक ही रहा, जिस काम से आई थी वो तो काम पूरा हो गया, अब शायद कल निकल जाऊंगी। पहले सोचा था कि 4-5 दिन रुकना पड़ेगा, पर 2 ही दिन में काम पूरा हो गया। अभी तक की रिपोर्ट मेल कर दी है मैंने, तो जवाब आया है कि इतना काफ़ी है, लौट आओ। बस वापस जा रही हूँ। हम तो मैनेजमेंट की हवा के इशारे पर बहते रहते हैं, नेहा ने उत्तर दिया।
सुजाता ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप नेहा की तरफ देखती रही। आपको हरा रंग बहुत पसंद है? नेहा ने बैठते ही पूछा। हम स्त्रियां पृथ्वी होती हैं, हम पर हरा रंग सबसे ज्यादा सूट करता है। डायरी पढ़ी? कुछ देर की चुप्पी के बाद सुजाता ने पूछा। हाँ, कुछ पन्ने पढ़े थे कल, पूरी तो नहीं पढ़ पाई, नेहा ने उत्तर दिया। क्या सोचती हो उसके बारे में? सुजाता ने। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा कि वो स्त्री विवाहित होने के बाद भी दूसरे पुरुषों के साथ अपने सुख की तलाश कर रही है। अगर हम विवाह नाम के इस बंधन में हैं तो हमें इसका सम्मान भी करना चाहिए, नेहा ने कुछ अटकते हुए उत्तर दिया। विवाह? सुजाता के चेहरे की मुस्कुराहट कुछ गहरी हो गई। ऐसा क्या मिलता है विवाह से कि कोई इसका सम्मान करे? सुजाता की आवाज में थोड़ा उपहास आ गया है। आपको कुछ नहीं मिला? नेहा ने एकदम सीधा प्रश्न किया। सुजाता ने कुछ देर तक कोई उत्तर नहीं दिया। मिला था ना, शुरू के 1-2 साल सबको मिलता है, दोनों को मिलता है। एक शरीर जो पूरी तरह से हमारे लिए होता है, मगर एक शरीर में 1-2 साल से ज़्यादा खोजने लायक कुछ नहीं होता है। उसके बाद हम जानने लग जाते हैं कि इसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा, और बस हम ऊबने लगते हैं। हम दोनों ऊबने लगते हैं। पुरुष इस ऊब का विकल्प बाहर कहीं तलाश लेता है, मगर हम तो स्त्री हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए इसके बाद का जीवन हम एक अनंत प्यास के साथ बिताते हैं। पुरुष यदि स्वतंत्र है तो स्त्री को वह स्वतंत्रता क्यों प्राप्त नहीं? कुछ उपहास के स्वर में सुजाता ने कहा। उस स्वतंत्रता से क्या हो जाएगा? पुरुष यदि बाहर स्वतंत्र है तो उससे क्या मिल रहा है उसे? नेहा का प्रतिरोध बस प्रश्न पूछने तक ही सीमित होता जा रहा है। क्या मिल रहा है? तुम्हारा पति तुम्हारे साथ कुछ नया करने की कोशिश नहीं करता होगा, क्यों? क्योंकि वो नया सब बाहर ट्राई करता है। तुम्हारे पास वो बस काम निपटाने के लिए आता है। कुछ सालों बाद सारे पति बस हफ्ते 15 दिन में देह के रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर अपनी उपस्थिति दर्ज करने आते हैं। उनको तुम्हारे विस्फोट से कोई लेना देना नहीं होता। वे तो अपना विस्फोट होते ही कौड़ियाले सांप की तरह सरक कर बिला जाते हैं। तुम्हारे साथ केवल काम करने आया हुआ तुम्हारा पति बाहर उस काम में कला भी जोड़ता होगा। सुनो नेहा, यह जो काम है ना, यह बिल्कुल बेमानी होता है। अगर इसमें कोई एडवेंचर ना हो, तुम्हारी जिंदगी में भले ही अब एडवेंचर नहीं है, पर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हारे पति के जीवन में भरपूर एडवेंचर होगा। सुजाता ने नेहा के प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से नेहा पर ही केंद्रित कर दिया। नेहा बात को अपनी तरफ मुड़ते देख एकदम कुछ नहीं कह पाई, बस थोड़ा सिटपिटा कर रह गई। तुमने मुझसे एक सीधा प्रश्न किया था, अब मैं पूछती हूँ, क्या उस डायरी को पढ़ते हुए तुमको ऐसा नहीं लगा कि काश यह डायरी मेरी होती? सुजाता ने कुछ देर की चुप्पी के बाद पूछा। नेहा इस सीधे प्रश्न से एकदम सिटपिटा गई, कुछ उत्तर नहीं दे पाई। मिल गया मुझे उत्तर। अब बस एक और प्रश्न का उत्तर दो। डायरी पढ़ते हुए तुम्हें अपने आसपास की कुछ पुरुष देह यष्टियाँ याद नहीं आई? सुजाता ने नेहा को चुप देखकर प्रश्न किया। नेहा ने इस बार भी कोई उत्तर नहीं दिया। अब आप विवाह में नहीं हो? नेहा ने कुछ देर की चुप्पी के बाद प्रश्न किया। मैंने निकाल लिया अपने आप को उससे बाहर। बहुत दिनों तक सुनती रही कि मेरे साथ उत्तेजना के आकाश में उड़ते समय वो मेरे स्थान पर दूसरी स्त्रियों के नाम लेता है। बाद में पूछने पर मुकरने के स्थान पर बेशर्मी से भद्दी हंसी हंसता हुआ पूछता है, अच्छा, मैंने ये नाम लिया था? एक दिन मैंने कहा उससे, सुनो, तुम्हारे शरीर के पसीने की सड़े लहसुन प्याज की तरह खट्टी बदबू, तुम्हारी सांसों से आती सड़ान और तुम्हारे कमर के नीचे गंधाता हुआ इस मैग्मा, यह सब मुझसे नहीं झेले जाते। मेरा मन करता है कि एक जोरदार लात मारकर तुमको अपने ऊपर से हटा दूं। बस मुझे लात मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरी कही हुई बात ही उसके ईगो पर लात की तरह पड़ी। 1000 तरह की बदबुओं से गंधाते हुए आ रहे हो और मुझसे उम्मीद रख रहे हो कि मैं फिर भी सहयोगी भूमिका निभाती रहूं। मैं केवल एक शरीर नहीं हूं तुम्हारी तरह। जब तुम दूसरी स्त्रियों के पास जा सकते हो तो मेरे पास भी विकल्प खुला हुआ है।
सुजाता ने नेहा की बात का कुछ सधे हुए स्वर में उत्तर दिया। सुजाता के उत्तर ने नेहा को असहज कर दिया। वो कुछ और पूछने का साहस नहीं कर पा रही थी। तुमने अपने अंदर के विस्फोट का सुख अंतिम बार कब प्राप्त किया था नेहा? सुजाता ने कुछ गंभीरता से प्रश्न किया। नेहा एक बार फिर कोई उत्तर दिए बिना रह गई। सुजाता जिस तरह के आक्रामक प्रश्न पूछ रही है, उनके उत्तर नहीं है नेहा के। हाँ, इस बार मुझे अपना पसंदीदा स्वीट नहीं मिल पाया क्योंकि वो आपके लिए बुक था। मैं हमेशा उसी में ठहरती हूँ। और हाँ, ड्राइवर और कार भी इस बार आपके कारण मुझे नहीं मिल पाए। मुझे बाहर से हायर करने पड़े। उस स्त्री ने कुछ अपनेपन से शिकायत की। नैन्सी बाकायदा एक लिस्ट लियो ग्रांडे को देती है कि उसे क्या क्या चाहिए। उस लिस्ट में वो विस्फोट भी शामिल रहता है जिसकी बात उस डायरी में है जो तुमने कल पढ़ी, जिसके बारे में बात करना भी अपराध माना जाता है। नैन्सी 30 सालों से उस विस्फोट के लिए मुंतजिर थी। लियो ग्रांडे जो एक 20-22 साल का नौजवान है, उसे सब कुछ प्रदान करता है जो उसकी लिस्ट में शामिल है। वह नौजवान किसी कुशल खिलाड़ी की तरह नैन्सी की उस लिस्ट को पूरा कर देता है। मैं, तुम और हमारे जैसी लाखों नैन्सियाँ अपनी लिस्ट अपने मन में लिए लिए ही मर जाती हैं। किसी लियो ग्रांडे से ये कहने का साहस नहीं कर पाती कि मेरी इस लिस्ट में वांछित वस्तुएं मुझे प्रदान कर दो। सुजाता ने गंभीर स्वर में कहा। लिस्ट बस स्त्रियों की ही होती है, पुरुषों की कोई लिस्ट नहीं होती। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही तो वे भी सोचते होंगे। नेहा ने सुजाता के चुप होते ही प्रश्न किया। पुरुष की कोई लिस्ट नहीं होती क्योंकि वो तो किसी इच्छा को लिस्ट में आने का अवसर ही नहीं देता, पहले ही पूरी कर लेता है। तुम्हारे पति की कोई लिस्ट नहीं होगी। तुम ही अपने अंदर इस तरह की एक लिस्ट लिए हुए कब से घूम रही हो। एक पतिव्रत लिए होटल में रुकी रहीं, इतना साहस नहीं कर पा रही कि जिस ड्राइवर के साथ खजुराहो के मंदिर जा रही हो उसे अपनी लिस्ट देकर रात को अपने स्वीट में बुला सको। तुम्हें करना चाहिए यह साहस। अब भी यह साहस नहीं करोगी तो यह लिस्ट एक दिन बाकियों की तरह तुमको भी मनोरोगी बना देगी और एक दिन मनोरोगी बनकर किसी मनोचिकित्सक के पास पहुंच जाओगे। उसके बाद का जीवन लाल पीली दवाइयां खाते हुए बिताओगी। एक बात याद रखना, हर मनोरोगी स्त्री के मन के रोग का कारण देह होती है। इस बार सुजाता का स्वर थोड़ा मुलायम हो चुका था। नहीं नेहा, डरा नहीं रही हूँ, सावधान कर रही हूँ। आपने अपने लियो ग्रांडे तलाश लिया? मेरा मतलब है आपको वो सब मिल गया जो आपके हिसाब से हर स्त्री को मिलना चाहिए। कुछ देर की चुप्पी के बाद नेहा ने प्रश्न किया। यह बस एक चांस की बात है नेहा, चांस कि आपको मिलने वाला अच्छे से जानता हो इस खेल को डिकोड करना। दुनिया का हर पुरुष सोचता है कि स्त्री देह के बारे में उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता। दुनिया का हर पुरुष इस खेल का सबसे माहिर खिलाड़ी होने का दंभ लेकर जीता है, लेकिन हकीकत ये है कि 1000 में कोई एक पुरुष इस खेल को ठीक ठाक खेलना जानता है और 10,000 में कोई एक ही इस खेल का एक्सपर्ट होता है, लियो ग्रांडे होता है। चांस की बात है कि वही लियो ग्रांडे आपको मिल जाए। कितनी स्पर्शातुर खलाएं स्त्री देह में कहाँ कहाँ छिपी हैं, इन पुरुषों को पूरा जीवन पता नहीं चलती। नेहा को चुप देखकर सुजाता ने उत्तर दिया, मियाँ, यह ड्राइवर? लेकिन आप तो कह रही थी मुझे उसके साथ। नेहा ने अपनी बात को बीच में ही छोड़ दिया। तो क्या हुआ? लियो ग्रांडे पर सबका अधिकार होना चाहिए, उन सबका जो अपनी अधूरी लिस्ट लिए हुए घूम रही हैं। दुनिया में लियो ग्रांडे हैं ही कितने? मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि तुम्हारा खजुराहो विस्फोट उसी के पास है। सुजाता ने बात को बीच बीच में छोड़कर कहा। नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस उलझन भरा चेहरा लिए बैठी रही। चलो अब सोते हैं, बहुत रात हो गई है, मुझे सुबह जल्दी निकलना है, सुजाता ने उठकर कहा। कल लंच साथ में लें? नेहा ने भी उठते हुए कहा। नहीं रे, कल तो मैं किलिंजर जा रही हूँ कुछ रिसर्च के लिए, आते हुए रात हो जाएगी मुझे। कल मैं वापस आऊँगी, तब तक तुम जा चुकी होगी। अच्छा, अपना ध्यान रखना। याद रखना कि खुशियाँ तुमसे बस एक कॉल की दूरी पर हैं।
गॉड ब्लेस यू। अच्छा, शुभ रात्रि। मुस्कुराकर इतना कहकर सुजाता पलटी और अंदर चली गई। नेहा के बैठते ही मियाँ ने अपने साइड बैग से कुछ कागज़ और एक पैकेट निकाल दिए। मैडम, ये मेरी और मैनेजर हम दोनों की एप्लीकेशन है। अगर आपकी कंपनी इस होटल को खरीद लेती है तो प्लीज़ हमें रख लीजिएगा। कुछ अनुनय भरे स्वर में मियाँ ने कुछ कागज़ और पैकेट नेहा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। नेहा ने कागज़ ले लिए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी। और ये पैकेट क्या है? नेहा ने पैकेट की ओर देखते हुए कहा। जी, ये आपके लिए हवेली होटल की तरफ से है। मियाँ ने कुछ अटकते हुए उत्तर दिया। नेहा ने उस पैकेट को लेकर बर्थ पर रख लिया और पर्स से निकालकर 500 रुपए के 2 नोट मियाँ की तरफ बढ़ा दिए। अरे नहीं मैडम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मियाँ ने विरोध करते हुए कहा। नहीं, रखो, चुपचाप चुपचाप रखो, ये मेरा ऑर्डर है। मैं तुम्हारी नई बॉस होने वाली हूँ, समझे? नेहा ने प्रेम से डपट कर कहा। तो मियाँ ने सकुचाते हुए पैसे ले लिए। इतने में एक और महिला भी उस कूपे में आ गई। उसके साथ कोई नहीं है, इसलिए मियाँ ने उस महिला का सामान भी सीट के नीचे व्यवस्थित कर दिया। ट्रेन यहाँ 5 मिनट रुकती है, इसलिए जल्दी नहीं है। चलो अब उतर जाओ, ट्रेन चलने वाली है। नेहा के कहते ही मियाँ अदब के साथ नेहा को अभिवादन कर कूपे से बाहर जाने को मुड़ा। मियाँ के मुड़ते ही नेहा मुस्कुराते हुए धीमे स्वर में अपने आप से ही बोली, गुड लक टू यू लियो ग्रांडे। सुनकर बाहर जाते मियाँ ने कूपे के दरवाजे से पीछे मुड़कर देखा। नेहा की नज़रें उससे टकराईं। नेहा ने देखा मियाँ के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट है। उसने एक दो पल नेहा को उसी मुस्कुराहट के साथ देखा और फिर दरवाजे के बाहर चला गया। मियाँ के जाने के बाद नेहा ने मुस्कुराकर बर्थ की दूसरी तरफ बैठी महिला को देखा। महिला ने भी मुस्कुराकर उत्तर दिया। अभी आपको आराम तो नहीं करना है ना? मैं बैठी रहूं यहाँ कुछ देर? महिला ने प्रश्न किया। अरे बिल्कुल नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं सोती। आप खजुराहो घूमने आई थी? उस महिला ने प्रश्न किया। अरे नहीं, असल में मेरी कंपनी यहाँ की होटल हवेली खरीदना चाहती है, उसी के सर्वे करने आई थी मैं, नेहा ने उत्तर दिया। होटल हवेली? उस महिला के चेहरे के भाव कुछ देर को बदले, फिर कुछ संभलते हुए उसने कहा, हाँ, बेच ही देना चाहिए उनको अब उसे। नेहा को महिला के चेहरे के बदलते हुए भाव तथा उसकी बात से कुछ अचरज हुआ तो उसने प्रश्न किया। महिला नेहा का प्रश्न सुनकर कुछ देर को चुप रही, फिर जैसे अपने आप से ही बात करते हुए बोली, हवेली से पीछा छुड़ाने के लिए। महिला के स्वर में कुछ आक्रोश घुला हुआ है। ट्रेन स्टेशन को छोड़कर धीरे धीरे गति पकड़ रही। पीछा छुड़ाने के लिए? नेहा ने संक्षिप्त सा प्रश्न किया। हवेली मालिक वीरेंद्र सिंह की पत्नी सुनंदा सिंह बहुत सुंदर थीं, बहुत अच्छी चित्रकार थीं, बहुत अच्छा गाती थीं। वीरेंद्र सिंह की अपनी व्यस्तताएं थीं। सुनंदा अपना समय खजुराहो और आसपास के ऐतिहासिक स्थानों को घूमकर चित्रकारी कर बिताती थीं। बहुत सलीके से रहती थीं, बहुत ग्रेसफुल महिला थीं। कहते हुए महिला रुक गई। नेहा ने उत्सुकता से पूछा। वीरेंद्र सिंह अपने व्यापार के चक्कर में अक्सर बाहर ही रहते थे। एक बार जब वे कहीं बाहर थे, उसी समय सुनंदा अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। फिर उसके बाद कुछ नहीं पता चल पाया कि वो कहाँ गई। कुछ कहते हैं कि वो जिंदा है, कुछ कहते हैं कि मर गई। कहते हुए महिला कुछ देर के लिए रुकी। वीरेंद्र सिंह फिर यहाँ नहीं रहे? हवेली को होटल में बदल कर दिल्ली चले गए यहाँ से। अब इसे बेच देना चाहते हैं। सुना है विदेश चले जाना चाहते हैं। महिला का स्वर कुछ आक्रोश से भर गया। आप इतना कैसे जानती हैं? मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं, जबकि मेरी कंपनी तो इस हवेली को खरीदने जा रही है। नेहा कुछ हैरानी के साथ बोली। और आपको तो वही पता होगा ना जो दुनिया को पता है, लेकिन मुझे वो बातें पता हैं जो किसी को नहीं पता। सुनंदा अपने बहुत सारे सच शेयर करती थी मेरे साथ। वो मुझसे कहती थी, एक बात याद रखना, हर मनोरोगी स्त्री के मन के रोग का कारण देह होती है। कुछ उदास से स्वर में अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा उस महिला ने। महिला द्वारा कहे गए अंतिम वाक्य ने नेहा को चौंका दिया। यह जो आपको अभी अभी छोड़कर गया है, यह हवेली का ही ड्राइवर है ना? क्या नाम है इसका? महिला ने कुछ देर की चुप्पी के बाद प्रश्न किया। पता नहीं, मैं तो बस मियाँ कहकर बुलाती रही, असली नाम पूछा ही नहीं, नेहा ने उत्तर दिया। इसका नाम कमर हसन है। सुनंदा शायद इसी के प्रेम में पड़ गई थी
और शायद इसी कारण वो, महिला ने मानो अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा। महिला द्वारा कही बात पर नेहा ने चौंक कर अपने हाथ में पकड़े हुए कागजों को खोल कर देखा। पहली एप्लीकेशन के नीचे हस्ताक्षर हैं और नीचे अंग्रेजी में नाम लिखा है कमर हसन, और नाम में पहले कमर का पहला अक्षर Q और हसन का पहला अक्षर H कैपिटल करके लिखे गए हैं। हैरत में डूबी नेहा ने दूसरे कागज को देखा। दूसरी एप्लीकेशन के नीचे की तरफ हस्ताक्षर में नीचे अंग्रेजी में नाम लिखा हुआ है देवेंद्र सिंह। नाम में देवेंद्र का पहला अक्षर D और सिंह का पहला अक्षर S कैपिटल करके लिखे गए। नेहा ने बर्थ पर रखे हुए पैकेट को खोला तो उसमें वही डायरी है जो हवेली होटल के उसके कमरे के बुक शेल्फ में थी। कूपे की खिड़की में से नेहा ने देखा कि हवेली होटल के पास से होकर ट्रेन गुजर रही है। खिड़की से दिखाई दे रहे हवेली के झरोकों में से एक झरोके से गहरा हरा आंचल हवा में लहरा रहा है, जैसे मारियाना ट्रेंच के गहरे ठंडे अंधेरे में हुए किसी विस्फोट से एक गहरा हरा आंचल किसी परचम की तरह ऊपर उठ रहा। ये कहानी बस यहीं तक। यदि आपको पंकज सुबीर की ये कहानी खजुराहो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।